हेलो फ्रेंड्स, आयशा क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सितंबर माह का 30 महत्वपूर्ण सवाल लेकर के आए हैं और ये सारे सवाल सितंबर माह का 2022 का होगा। यदि जो भी फ्रेंड्स सब्जेक्टिव फॉर्म में जो हम लोग करंट अफेयर्स सितंबर का डाले हैं वो अगर नहीं देखे हैं तो कृपया उस वीडियो को देख लें, क्योंकि ये सारे सवाल जो लिया गया है वो उसी मंथ से और उसी सब्जेक्टिव वीडियो से लिया गया है। क्योंकि अगर आप उसको देखते हैं तो यहाँ आप आराम से जवाब इन सारे सवालों का दे सकते हैं। नहीं तो हो सकता है कि थोड़ी सी जवाब देने में कठिनाई हो, वहाँ डिटेल्स में दिया गया है और आपको जानकारी भी होगा। और आगामी एग्ज़ाम के व्यू से, चाहे वो दरोगा हो, बीपीएससी हो, इन सारे एग्ज़ामों के व्यू से, चाहे वो बिहार एसएससी हो, ये सारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये सारे सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे इस माह का ऑब्जेक्टिव सवाल, जो 30 महत्वपूर्ण सवाल है। कहते हैं कि बड़े मंजिल के राहगीर कभी छोटे हौसले नहीं रखते। बड़ी मंजिल के राहगीर कभी हौसले छोटे नहीं रखते। तो साहब हम लोग बड़ी मंजिल के राहगीर हैं, बड़े लंबा सफ़र करना है, क्योंकि बीपीएससी का सफ़र इतना आसान नहीं होता और आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि पेशेंस ही आपको उस मंजिल तक पहुंचाएगी। क्योंकि जब तक आप बड़े मंजिल की ओर जाते हैं तो आपको लंबा समय लगता है। और मंजिल इतना बड़ा रखिए कि जब तक लोग आपके सपनों को देखकर हंसना ना शुरू कर दे तब तक समझ जाइए कि मेरा सपना बहुत छोटा है। आपकी मंजिलों को देख कर के लोग आपका मजाक बनाना शुरू नहीं कर दे तो समझ जाइए कि आपका मंजिल छोटा है। तो अपने मंजिल को बढ़ाइए और परिणाम की चिंता मत करिए, क्योंकि परिणाम हमेशा मेहनत करने वालों के पक्ष में होता है। चलिए साहब हम लोग स्टार्ट करते हैं साहब। पहला सवाल हम लोगों का होगा। पहला सवाल है कि 16वीं राष्ट्रपति के चुनाव में विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को कितने सदस्यों का मत प्राप्त हुआ था साहब। आंसर आपको देना है। अगर आप वीडियो देखे हुए हैं तो आंसर आपको देना है साहब कि 16वीं राष्ट्रीय चुनाव में विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को कुल सदस्यों का कितना मत प्राप्त हुआ था। अगर आप देखे हैं वीडियो, पिछला वीडियो सितंबर का, तो जवाब देना है 2824, 2400, 28, 778 और 877। आंसर साहब आपको देना है, क्योंकि राष्ट्रपति जो बनी है द्रौपदी मुर्मू, उसको मिला है 2824 सदस्यों का मत मिला है, जबकि विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को 877 सदस्यों का मत मिला है साहब। 877 सदस्यों का मत मिला है। तो आंसर हो जाएगा आपका डी। आंसर हो जाएगा साहब आपका डी। चलिए साहब हम लोग चलाते हैं सेकेंड सवाल पे। सेकेंड सवाल जो हमारा होगा, चलिए साहब सेकेंड सवाल जो हमारा होगा, 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन अक्टूबर 2022 में कहाँ किया गया। अक्टूबर 2022 में कहाँ किया गया। तो आंसर ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी हरियाणा में, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश में। आंसर साहब आपको बोलना है कि 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया गया। तो आंसर साहब आपका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा साहब आपका गुजरात। आंसर हो जाएगा आपका साहब गुजरात। जबकि हरियाणा में चौथा यूथ गेम्स, चौथा जो है सो खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसका जो आयोजन हुआ था हरियाणा में हुआ था 2022 में। हरियाणा के पंचकुला में इसका आयोजन हुआ था, जिसमें सबसे अधिक जो है सो इसका विजेता जो बना वो हरियाणा ही बना है साहब। हरियाणा ही इसका विजेता बना है। इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। लेकिन ये जो 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो हुआ है वो साहब कहाँ हुआ है, तो गुजरात में हुआ है। इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा होगा तीसरा सवाल जो हमारा होगा साहब, वो सवाल है कि हाल ही में गोधन न्याय योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश,
उत्तर प्रदेश, बिहार। आंसर आपको देना है साहब, आंसर आपको देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा साहब छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा गोधन न्याय योजना के तहत किसानों की आय को बढ़ाने के लिए 4 रुपया प्रति लीटर, 4 रुपया प्रति लीटर गौमूत्र किसान से खरीदेगा, गौमूत्र किसान से, और 2 रुपया प्रति लीटर के हिसाब से इस योजना के तहत, 2 रुपया प्रति केजी के हिसाब से इस योजना के तहत साहब गाय की गोबर सरकार खरीद करेगी ताकि किसानों का आय बढ़ सके। और छत्तीसगढ़ सरकार इस गोबर से जैविक खाद बनाएगी और जो गौमूत्र लिया जाएगा इससे कीटनाशक तैयार करेगी। इस बात को हम लोग साहब ध्यान में रखना है, ये सारी चीज़ों को। चलिए साहब, हमारा जो नेक्स्ट सवाल होगा, नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में कौन नियुक्त हुए? दिनेश गुणवर्धन, विक्रम रानिल सिंघे, गोटबाया राजपक्षे, महिंद्रा राजपक्षे। आंसर साहब आपको देना है, क्योंकि आपको सारे आंसर बता दिया गया है, तो साहब आंसर आपको देना है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा साहब, ये आंसर हो जाएगा दिनेश गुणवर्धन, यानी ऑप्शन नंबर ए। ये जो है सो वर्तमान में साहब पीएम बने हैं, जबकि विक्रम रानिल सिंघे ये राष्ट्रपति बने हैं, और इससे पहले 6 बार ये प्रधानमंत्री रह चुके हैं, 6 बार ये श्रीलंका के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और गोटबाया राजपक्षे ये पूर्व राष्ट्रपति हैं जो देश छोड़ करके भाग गए हैं, पूर्व राष्ट्रपति जो देश छोड़ करके भाग गए हैं। और महिंद्रा राजपक्षे ये पूर्व पीएम थे साहब, ये साहब पूर्व पीएम थे। इस बात को ध्यान में रखेंगे हम लोग ध्यान में रखेंगे। और इसके साथ साथ आपको बताना है साहब, आपको कमेंट में बताना है साहब कि श्रीलंका की वर्तमान राजधानी कहाँ है, श्रीलंका की वर्तमान राजधानी कहाँ है, इसको आपको कमेंट में बताना है। क्योंकि जो चीज़ें आप कमेंट कर देते हैं वो चीज़ें आप भूलते नहीं हैं, वो आपके दिमाग पर लिखा जाता है, वो आपके स्मरण में लिखा जाता है, और एग्जाम में आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होते। तो प्रयास करिए लिखने का, क्योंकि कामचोर बनने से काम नहीं होने वाला है। क्योंकि नौकरी कामचोरों को नहीं मिलती है, नौकरी मेहनत करने वालों को मिलती है साहब। अगर इतना आसान होता नौकरी लेना तो हर इंसान नौकरी ले लेता, लेकिन मेहनत करने वालों को, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें आपको बेहतर बनाएगी, और छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप इग्नोर करते हैं तो धीरे धीरे एक बड़ा सा आपका वीक पॉइंट बन जाएगा। इसलिए प्रयास करिए हर चीज़ों को लिखने का। चलिए साहब, अगला सवाल हम लोगों का होगा, अगला सवाल है हम लोग का कि 19वें एशियाई खेल का आयोजन, 19वें एशियाई खेल का आयोजन किस देश में संपन्न हुआ, किस देश में संपन्न होगा? तो बताना है साहब आपको। 19वें एशियाई खेल चीन में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में, यूएई में। आंसर आपको बोलना साहब। तो आंसर इसका हो जाएगा चीन। चीन के होंगजाऊ शहर में साहब 19वें एशियाई खेल का आयोजन किया जाएगा। जबकि ये क्या जो जाएगा साहब 2022 में किया जाएगा, और जबकि इंडोनेशिया में 2018 में इंडोनेशिया में साहब ये जो है सो किया गया था इंडोनेशिया के जकार्ता शहर में। उस समय जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी हुआ करती थी, और वर्तमान जो राजधानी हो गई है वो नूसांतारा हो गई है साहब, नूसांतारा हो गई है। और आपको कमेंट में बताना है कि नूसांतारा इंडोनेशिया के किस द्वीप पर स्थित है, किस द्वीप पर स्थित है, किस द्वीप का हिस्सा है नूसांतारा, ये आपको साहब कमेंट में बताना है। चलिए साहब, नेक्स्ट सवाल हमारा होगा, जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे की हत्या जापान के किस शहर में कर दी गई है? जापान के किस शहर में कर दी गई है? ये साहब आंसर आपको देना है। टोक्यो में, ओसाका में, नारा में, होन्शू में। तो आंसर क्या हो जाएगा साहब? आंसर जो हो जाएगा साहब नारा शहर। जापान के नारा शहर में जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे की हत्या एक राजनीतिक भाषण के दौरान सड़क किनारे में कर दिया गया, और ये जो किया गया नारा शहर में किया गया साहब, ये ध्यान में रखना है। टोक्यो जो है सो साहब जापान की राजधानी है, टोक्यो जापान की राजधानी है। और ये किस द्वीप पर बसा हुआ साहब? तो ये होन्शू द्वीप पर बचा हुआ है, होन्शू द्वीप पर बसा हुआ है। और ये जो है सो साहब सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, सूती वस्त्र के लिए साहब प्रसिद्ध है, इस बात को ध्यान में रखना है। और जापान के वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है साहब? जापान के
वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है साहब, ये आपको कमेंट में लिखना है साहब, ये आपको कमेंट में लिखना है कि जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन हैं। चलिए साहब, अगर देखा जाए शिंजो आबे को, तो शिंजो आबे को 2022 में हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार से सम्मानित किए। इनको हम लोग 2022 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार दिए। और 2021 में हम लोग भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से साहब इनको सम्मानित हम लोग क्यों किए थे, क्योंकि भारत के साथ इनका जो व्यवहार था जब ये प्रधानमंत्री थे तो भारत और जापान का रिश्ता बहुत करीब हो गया था, दोनों में बहुत ही फ्रेंडली जो है सो रिलेशनशिप था। इसी वजह से साहब हम लोग इनको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि भारत और जापान का रिश्ता एक अच्छे जो है सो मुकाम पे पहुंचा था इनके शासनकाल में। चलिए साहब, नेक्स्ट जो सवाल होगा हमारा कि हाल ही में I2U2 संगठन की स्थापना की गई, इसमें कौन सा देश शामिल नहीं है? इंडिया, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी USA, जापान, इनमें से कोई नहीं। आंसर साहब आपको देना है, कौन सा शामिल नहीं है, तो आंसर हो जाएगा साहब जापान साहब नहीं है, ये है UAE शामिल है। इंडिया, इजराइल, USA और UAE ये साहब शामिल है, ये चारों। जबकि क्वाड की बात करें, क्वाड में कितने देश शामिल है, तो इसमें भी 4 देश शामिल है। और कौन कौन सा है साहब? जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और एक देश और साहब कौन है? एक देश और कौन सा साहब है? ये 3 देश हम बता दिए हैं, एक देश आपको बताना है। और ये कमेंट में साहब, क्योंकि हम पिछले वीडियो में बताए हुए हैं क्वाड में कौन कौन सा देश शामिल है, तो कमेंट में आपको लिख के भेजना है जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के अलावा और कौन सा देश इसमें शामिल है, इस बात को हम लोग को ध्यान में रखना है। चलिए हम बता ही देते हैं कि इसमें जो है सो USA शामिल है, लेकिन अब आपको बताना है कि बताइए कि क्वाड का सम्मेलन हाल ही में कहाँ पे संपन्न हुआ है, किसकी अध्यक्षता में हुआ है, ये आपको बताना है। चलिए साहब, नेक्स्ट जो हमारा सवाल होगा, नेक्स्ट सवाल है हमारा, हाल ही में गठित I2U2 संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य इसका क्या है साहब? तो जल एवं ऊर्जा का परस्पर सहयोग, सही बात है, जल कर लीजिएगा साहब, जल एवं ऊर्जा का परस्पर सहयोग, स्वास्थ्य सेवा में परस्पर सहयोग, बिल्कुल सही बात है, और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्रों में परस्पर सहयोग, ये भी सही है, और परिवहन क्षेत्रों में परस्पर सहयोग, ये भी सही है। चारों ऑप्शन सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा साहब? आपका ई नंबर 1 से अधिक हो जाएगा, आंसर आपका 1 से अधिक हो जाएगा साहब। चलिए अब हम लोग का होगा नेक्स्ट सवाल होगा साहब, नीति आयोग के द्वारा जारी नवाचार सूचकांक के संबंध में, नीति आयोग के द्वारा जारी नवाचार सूचकांक के संबंध में कौन सा कथन गलत है? आंसर साहब आपको देना है, क्योंकि अगर आप पढ़े हुए हैं तो बिल्कुल जो है सो आप जवाब दे सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए साहब, अगर दिवाली और छठ पूजा अगर हम जीवन भर अभी मना लेंगे ना स्टूडेंट लाइफ में, तो ऐसा ना हो कि इस दिवाली और छठ को इतना हम मना लें कि जीवन भर ये हमारी दिवाली और छठ अंधेरे में गुजर जाए। बस अभी स्टूडेंट लाइफ में इतना ही टाइम देना। हम आपके भावनाओं के साथ नहीं खेल रहे, हम आपके धार्मिक आस्था को ठेस नहीं पहुंचा रहे, लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप कम से कम टाइम दीजिए, क्योंकि हमारा जो अभी लक्ष्य है, क्योंकि भूल जाइए अभी कि क्या पर्व होता है, कुछ भी होता है। क्योंकि अगर अभी आप पर्व मनाना शुरू कर दिए तो कोई बच्चा एक कोने में बैठा हुआ तैयारी कर रहा है, क्योंकि वो छठ और दिवाली नहीं मना रहा है, वो मना रहा है अपनी आस्थाओं के साथ जुड़ा हुआ, भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ, लेकिन टेबल पे अपने किताबों के साथ वो जूझ रहा है, वो किताबों के साथ लगा हुआ है। तो इतना टाइम नहीं दे देना है कि मतलब दूसरा कोई सिलेक्शन ले ले अकेले कोने में बैठ करके और आप ये मनाते ही रह जाए। अगर आज का छठ पूजा दिवाली अगर आप खराब करते हैं तो भविष्य में आपके और आपके पीढ़ी का दिवाली बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल उजाले में गुजरेगा। लेकिन अगर आज अपने जीवन में उजाला करना चाहते हैं तो याद रखिए कि अगला छठ और दिवाली जो होगा भविष्य का, वो अंधेरे में गुजरने वाला है। इसे लेकर के सोचना आपको है कि जीवन का जितना दिवाली और छठ बचा हुआ है उसको उजाले में गुजारना है। केवल एक दिवाली के चक्कर में क्या पूरे दिवाली को, पूरे छठ को और अपने परिवार का और अपने अगले पीढ़ी का क्या दिवाली और छठ
आप अंधेरे में गुजारना चाहते हैं, ये सोचना आपको है साहब, सोचना आपको है। और जिस दिवाली छठ के लिए आप ना, जिस दिवाली और छठ के लिए आप इतना टाइम दे रहे हैं, पढ़ाई को छोड़ करके इन्वॉल्व इतना हो रहे हैं, याद रखिए अगर वो माँ भी दिवाली बना रही है, अगर वो माँ भी 3 दिन तक भूखे, बिना पानी, बिना अन्न, बिना जल के अगर सही हुई है, भूखे पड़ी है और छठ मना रही है, तो उनकी आस्था है और उनकी हर दुआओं में सिर्फ आपकी सफलता ही मांगी जाती है। वो अपने लिए कुछ नहीं मानती है और उनकी दुआएं, उनकी मन्नतें तब पूरी होगी जब आप मेहनत करेंगे। नहीं तो एक माँ की दुआएं, वो पूरे उम्र भर की दुआएं, पूरे उम्र भर की मन्नतें केवल आपकी गलती की वजह से अधूरा रह जाएगा। तो याद करना है आपको, समझना आपको है, सोचना आपको है कि उस माँ की मन्नतों को हम पूरा करें या उस माँ की मन्नतों को पूरा करने के लिए हम मेहनत करें, या फिर उस माँ की मन्नतों को पूरे जीवन भर के लिए मजाक बना दें, उनकी आस्थाओं को ठेस पहुंचा दें। तो हम आस्था, आपकी आस्था पे ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं, आप उन माताओं की आस्था पे ठेस पहुंचा रहे हैं जो अपना छठ पूजा और दिवाली के नाम पर अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना, उन माताओं की आस्था पर खिलवाड़ है, आस्था के साथ मजाक है। तो सोचना आपको है कि क्या वो माताएं जो 3 दिन तक केवल आपकी सफलताओं के लिए, उस माँ के लिए अब नहीं कुछ बचा हुआ है, केवल आपके लिए, केवल आपके लिए वो मन्नतें मांगती है कि मेरा बच्चा सफल हो जाए, मेरा बच्चा उस गाड़ी में आवे जिसका उसे लालसा है, वो बत्ती लेकर के आवे जो इसके लिए वो मेहनत कर रहा है। और वो माँ मेहनत तो नहीं कर सकती है, लेकिन आपके लिए मन्नतें मांग सकती है। और 3 दिन जो भूखे रहती है ना साहब, केवल और केवल आपके लिए। तो सोचना आपको है। चलिए नेक्स्ट हम चल जाते हैं। चलिए साहब, नेक्स्ट जो होगा साहब, नेक्स्ट जो हमारा सवाल है, नीति आयोग के द्वारा जारी नवाचार इंडेक्स 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? प्रथम स्थान पर कर्नाटक रहा, ये बिल्कुल सही बात है कि प्रथम स्थान पर कर्नाटक रहा। दूसरा है पूर्वोत्तर राज्यों में मणिपुर रहा, ये भी बिल्कुल सही बात है। बिहार का स्थान 22वां रहा, बिहार का स्थान 22वां रहा, क्या सोचना आपको है साहब? दूसरे स्थान पर तमिलनाडु रहा, नहीं साहब, बिहार का स्थान जो रहा ना वो 15वां रहा और दूसरे स्थान पर जो रहा साहब वो तेलंगाना रहा, मतलब तेलंगाना रहा। मतलब दोनों ऑप्शन गलत है, यानी सी भी गड़बड़ है और डी भी गड़बड़ है। तो एक से अधिक अगर गड़बड़ हो जाए तो आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक। पूछ रहा है कौन सा गलत है, 2 गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक हो जाएगा। चलिए साहब, हम लोग का अगला सवाल हो जाएगा। अगला सवाल है हम लोग का, नीति आयोग के द्वारा नवाचार इंडेक्स 2022 में किस केंद्र शासित प्रदेश को प्रथम स्थान मिला है? यानी कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहला स्थान पर रहा है? तो वो साहब हो जाएगा आपका चंडीगढ़, वो हो जाएगा साहब आपका चंडीगढ़। इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए साहब, नेक्स्ट जो हमारा सवाल होगा, नेक्स्ट सवाल है, भारत के प्रमुख रामसर स्थलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भारत में रामसर स्थलों की संख्या 75 हो गई है, सही बात है। बिहार का एकमात्र कांवड़ झील रामसर स्थल है, जी साहब बिल्कुल सही बात है, यह 37वां है। उसके बाद भारत 1982 में रामसर समझौता से जुड़ा और भारत का पहला रामसर स्थल चिल्का झील बना। बताना आपको है कि कौन सा कथन सही है। तो साहब बिल्कुल ए भी सही है, बी भी सही, सी डी सारे सही है। तो आंसर हो जाएगा आपका ई नंबर, आंसर हो जाएगा साहब ई नंबर। ई को लॉक कर दिया जाए, आंसर ई हो जाएगा साहब। चलिए साहब, नेक्स्ट जो हमारा सवाल हो जाएगा, नेक्स्ट हमारा सवाल होगा कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो बोलना आपको है साहब, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में, जम्मू कश्मीर में। बोलना आपको है साहब, बोलना आपको है। तो सर्वाधिक आंसर क्या हो जाएगा साहब? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में 14 जो है सो रामसर स्थल घोषित किया गया है, जबकि दूसरे स्थान पर जो है उत्तर प्रदेश 10 रामसर स्थलों के साथ, जबकि बिहार में केवल एक वो जो है सो कांवड़ झील, जो कहाँ पर है साहब, कहाँ पर है? तो वो है साहब बिहार के बेगूसराय जिला में। चलिए साहब, नेक्स्ट जो हमारा सवाल होगा, रामसर स्थलों के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? देखिएगा, वेदांतगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में, क्या ये सही है? क्या वेदांतगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, रंगाथिट्टू ये कहाँ है साहब? केरल में, क्या सही है? क्या सोचना आपको है। टम्पारा झील कहाँ है? तमिलनाडु में, क्या सही है? क्या हाइगम वेटलैंड जम्मू कश्मीर में, क्या सही है? क्या आंसर आपको बोलना है, क्या आंसर हो जाएगा? आंसर साहब देखिए, रंगाथिट्टू जो है साहब, पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। रंगाथिट्टू जो होता है साहब ये कर्नाटक में है, ये बताएं हम लोग, ये कर्नाटक में है। जबकि टम्पारा जो है साहब ये भी गलत है, ये हो जाएगा साहब ओडिशा में, ये हो जाएगा साहब ओडिशा में। तो 2 आंसर गलत है, 2 ऑप्शन गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा साहब?
एक से अधिक हो जाएगा साहब आंसर। आंसर आपका हो जाएगा ई नंबर, आंसर ई नंबर साहब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा होगा, हुरून रिपोर्ट के अनुसार भारत के कौन सी धनी महिलाओं में क्रमशः कौन प्रथम स्थान पर रही है? पहला स्थान पर कौन रही है साहब? पहला स्थान पर कौन रही है? रोशनी नडार, फाल्गुनी नायर, किरण मजूमदार और अनिता अंबानी। कौन सा आंसर होगा साहब? प्रथम स्थान पर कौन रही है हुरून रिपोर्ट के अनुसार? तो आंसर हो जाएगा साहब आपका एक नंबर, रोशनी नडार। रोशनी नडार पहला स्थान पर, ये फर्स्ट स्थान पर, ये है साहब सेकेंड स्थान पर, और ये है साहब तीसरे स्थान पर। इस बात को ध्यान में रखना है। पहला रोशनी नडार जो किस कंपनी की मालिक है साहब? रोशनी नडार HCL की मालिक है साहब। फाल्गुनी नायर नायका कंपनी की साहब। और किरण मजूमदार बाइकॉन कंपनी की साहब, बाइकॉन कंपनी की। इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद देखिएगा अगला सवाल जो होगा हमारा साहब, अगला जो सवाल है, हाल ही में किसके जयंती पर जुलाई 2022 में डाक टिकट जारी किया गया? अंबेडकर की जयंती पर, सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर, पिंगली वेंकैया के जो है सो जन्म दिवस पर, या भगत सिंह के? आंसर आपको बोलना है साहब। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा पिंगली वेंकैया। आंसर हो जाएगा साहब पिंगली वेंकैया। नेक्स्ट सवाल जो हमारा होगा साहब, नेक्स्ट सवाल हमारा होगा यह है कि वैश्विक जेंडर गैप इंडेक्स 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें 146 देशों भाग लिया था, या इसका 146 देशों का सूची जारी किया गया था। भारत का स्थान 135वां रहा था, और प्रथम स्थान पर आइसलैंड रहा था, और अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान रहा था। आपको ये बोलना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो साहब ये तो कथन बिल्कुल सत्य है, और ये भी कथन सत्य है, ये भी कथन सत्य है, और ये भी कथन सत्य है। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? सारे कथन सत्य है, तो एक से अधिक, आंसर ई नंबर हो जाएगा साहब। आंसर ई नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या होगा साहब? नेक्स्ट सवाल हम लोग का है कि केंद्र की नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल। आंसर क्या हो जाएगा साहब? तो आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड। आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। जबकि केवल पूछेगा कि नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, तब बोलना है हम लोग को कर्नाटका। तब बोलना है साहब हम लोग को कर्नाटका बोलना है साहब। जबकि बोले प्री प्राइमरी स्तर पर, तब बोलना है हम लोग को उत्तराखंड साहब। तब बोलना है हम लोगों को उत्तराखंड। चलिए साहब नेक्स्ट हमारा सवाल है कि नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? अभी तो जस्ट हम आंसर बता दिए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साहब? इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। जबकि प्री प्राइमरी स्तर पर कौन सा था? उत्तराखंड। चलिए साहब नेक्स्ट सवाल हमारा होगा कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? भारत का स्थान कौन सा रहा है साहब? ये साहब आपको बोलना है। तो भारत का स्थान जो रहा है 87वां स्थान रहा है। 87वां स्थान रहा है साहब। जबकि 2021 में इसका स्थान 90 स्थान रहा है। 135वां स्थान भारत का किस में है? शांति में भी है, और जेंडर गैप में भी है। जेंडर गैप में भी भारत का स्थान कितना है साहब? 135वां। और 2021 में भारत का भूखमरी में जो स्थान था साहब 101 था। 101 भूखमरी में साहब भारत का क्या था? स्थान था 2021 में। जबकि 2022 का जो रिपोर्ट आया है, इसमें भूखमरी में भारत का स्थान जो मिला है 107वां स्थान मिला है साहब। प्रेस स्वतंत्रता में जो भारत का स्थान मिला है, वो मिला है साहब 150। ये सारे चीज़ों को हम लोग को ध्यान में रखना है, जो भी इंडेक्स आता है साहब। चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल होगा कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान पर कौन रहा है? प्रथम स्थान पर कौन रहा है? सिंगापुर रहा है, दक्षिण कोरिया, जापान, USA, कौन रहा है साहब? तो देखिए इसमें पहला स्थान पर सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और जापान तीनों रहा है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा साहब एक से अधिक, यानी ई नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ई नंबर साहब आपका आंसर हो जाएगा एक से अधिक, क्योंकि दक्षिण कोरिया, जापान और सिंगापुर तीनों एक साथ प्रथम स्थान पर रहा था साहब। चलिए 22वां
22वां सवाल 21वां सवाल है कि 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे घोषित किया गया है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे घोषित किया है? आपको आंसर बोलना है साहब। 68वें राष्ट्रीय सुरारई पोट्टू को, मिमी को, शेरशाह को और छिछेरो को। तो आंसर क्या हो जाएगा साहब? सुरारई पोट्टू। सुरारई पोट्टू ये सुधा कोंगरा के द्वारा निर्देशित है। सुधा कोंगरा के द्वारा निर्देशित फिल्म है। निर्देशक इसका सुधा कोंगरा और अभिनेता जो था साहब, अभिनेता इन्हें जो है सो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था सूर्या को। और अभिनेत्री कौन थी साहब? अभिनेत्री बोलना है कौन थी? अर्पणा बाल मुरली। अर्पणा बाल मुरली। अर्पणा बाल मुरली साहब। इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए साहब आंसर नेक्स्ट सवाल का देना है। आंसर नेक्स्ट सवाल का देना है कि 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2020 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म हिंदी फिल्म तान्हाजी को घोषित किया गया। ऑप्शन बी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सूर्या एवं अजय देवगन को चुना गया। ऑप्शन सी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अर्पणा बाल मुरली को चुना गया। और नंबर डी सुरारई पोट्टू सुधा कोंगरा द्वारा निर्देशित है। तो क्या साहब आंसर क्या होगा? कौन सा कथन सत्य होगा? देखिए साहब ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही और ये भी सही। तो इसका मतलब एक से अधिक अगर सही हो जाए तो आंसर क्या हो जाएगा साहब? आपका आंसर ई नंबर हो जाएगा। आंसर आपका ई हो जाएगा साहब। इस बात को ध्यान में रखेगा। चलिए साहब नेक्स्ट सवाल हमारा है कि फेमिना मिस इंडिया 2022 किसे घोषित किया गया है? आंसर आपको बोलना है साहब। सीनी सदानंद शेट्टी, मनसा वाराणसी, कैरोलिना व्लावंस्का, मानुषी छिल्लर। आपको बोलना है साहब कौन सा होगा आंसर? कौन सा आंसर होगा साहब? तो आंसर हो जाएगा फेमिना मिस इंडिया। फेमिना मिस इंडिया सीनी सदानंद शेट्टी, जो कहाँ की रहने वाली है साहब? कर्नाटक की रहने वाली है। कर्नाटक की रहने वाली है सीनी सदानंद शेट्टी। इसे फेमिना मिस इंडिया 2022 घोषित किया गया। मतलब भारत सुंदरी इसे घोषित किया गया। मतलब पूरे भारत भर में सबसे सुंदरी इसे घोषित किया गया साहब। उसके बाद मनसा वाराणसी साहब इससे पहले थी, 2021 में थी। ठीक है। उसके बाद कैरोलिना व्लावंस्का 2022 में ये मिस वर्ल्ड बनी है साहब। मिस वर्ल्ड बनी है साहब। मिस वर्ल्ड बनी है साहब। और मानुषी छिल्लर 2017 में बनी थी। 2017 में बनी थी साहब। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा जो होगा, नेक्स्ट सवाल है हमारा मिस वर्ल्ड 2022 कैरोलिना व्लावंस्का को घोषित किया गया, ये किस देश से संबंधित है? मतलब किस देश की रहने वाली है? तो इस तरह का सवाल आपसे पूछा जा सकता है साहब। पोलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड। तो आंसर क्या होगा साहब? तो आंसर हो जाएगा आपका पोलैंड। आंसर हो जाएगा साहब पोलैंड। 2022 में इसे मिस वर्ल्ड घोषित किया गया है। नेक्स्ट सवाल हमारा होगा साहब कि केंद्र सरकार के हर घर जल योजना को पूरा करने वाला देश का पहला प्रमाणिक जिला कौन बना है साहब? देश का पहला प्रमाणिक जिला कौन सा बना है? तो बुरहानपुर, इंदौर, विजयवाड़ा, जबलपुर। आंसर क्या होगा साहब? तो आंसर हो जाएगा आपका बुरहानपुर। ये कहाँ है साहब? मध्य प्रदेश में है। जबकि इंदौर सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। सबसे स्वच्छ शहर किसे घोषित किया गया है साहब? तो इंदौर को घोषित किया गया है। इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए साहब नेक्स्ट हमारा जो होगा 18वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में सबसे अधिक पदक कौन जीता है? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, चीन, इथोपिया। आंसर साहब आपको बोलना है। तो 18वीं एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में सबसे अधिक पदक जो जीता है साहब, यूएसए जीता है 33 पदक के साथ, पहला स्थान पर रहा है। जबकि इथोपिया जो था साहब ये 10 पदक के साथ सेकेंड स्थान पर रहा है। और भारत का जो नीरज चोपड़ा है साहब, नीरज चोपड़ा ये साहब केवल एक रजत पदक मात्र जीते हैं साहब। और पहला भारतीय जो रजत पदक जीते हैं। अभी तक केवल एक कांस्य पदक ही आया था भारत के पास। इससे पहले पहला भारतीय है जो रजत पदक जीत करके आए हैं। और ध्यान में रखना है कि नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो नीरज चोपड़ा का साहब संबंध जो है भाला फेंक से है। भाला फेंक से है साहब। इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। और नीरज चोपड़ा को कई पुरस्कार भी दिया गया है, जिसमें आप
ध्यान में रखिएगा कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 में दिया गया था। ये सारे चीज़ें, विशिष्ट पदक दिया गया था, ये सारे चीज़ें हम लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए साहब, नेक्स्ट जो हमारा होगा साहब, नेक्स्ट जो सवाल हमारा होगा, यूएसए ओपन टेनिस 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यूएसए ओपन टेनिस 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पुरुष विजेता कार्लोस अल्काराज कैस्पर रूड को हराकर बना, पहला ऑप्शन। महिला उपविजेता ओस जयब्योर बनी, ऑप्शन सी। महिला विजेता इगा स्विटेक बनी, महिला उपविजेता ओस जयब्योर बनी है और महिला विजेता इगा स्विटेक बनी है। कार्ले अल्काराज का संबंध स्पेन से है। तो आंसर आपको बोलना है कि साहब क्या सत्य है। तो ये भी सही है साहब, बी और सी डी ये सारे सही हैं। तो आंसर हो जाएगा ई नंबर साहब, आंसर हो जाएगा ई नंबर, आंसर हो जाएगा ई नंबर। हम इसलिए इतना इस पर इतना डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग बताए हुए हैं, इसी वजह से थोड़ा सा तेजी में साहब कर लेना है। नेक्स्ट जो हमारा सवाल होगा कि विंबलडन ओपन टेनिस 2022 की महिला विजेता एलेना रिवाकिना किस देश की हैं? किस देश की हैं साहब? सर्बिया की, पोलैंड की, कजाकिस्तान की, ट्यूनेशिया की? आंसर आपको बोलना है साहब। तो आंसर क्या होगा? आंसर जो होगा साहब वो हो जाएगा कजाकिस्तान की, कजाकिस्तान की साहब, ये आंसर हो जाएगा। कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है साहब? कजाकिस्तान की राजधानी हम बताए हुए हैं, इसको आपको कमेंट में लिखना है कि कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है। चलिए साहब, नेक्स्ट जो हमारा सवाल हो जाएगा, नेक्स्ट जो हमारा सवाल है वो सवाल है मुख्यमंत्री सारथी योजना किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? मुख्यमंत्री सारथी योजना किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो आंसर हो जाएगा साहब आपका कौन सा? झारखंड सरकार के द्वारा, झारखंड सरकार के द्वारा। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है साहब? तो हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और ये किस पार्टी से हैं साहब? तो ये जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से संबंधित है साहब। और झारखंड की राजधानी कहाँ है साहब? तो रांची है। और झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ। और कितने प्रतिशत क्षेत्रफल के साथ? तो 46% भूमि के साथ झारखंड बिहार से अलग हुआ था साहब। इतना पॉइंट्स हम लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए साहब, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट जो हमारा सवाल है, नेक्स्ट है हाल ही में चेक गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जॉन कैनेडी से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर आपको बोलना है साहब व्लादिमीर पुतिन को, नरेंद्र मोदी को, व्लादिमीर जेलेंस्की को और जस्टिन ट्रूडो को। तो आंसर आपको बोलना है साहब, तो इसका आंसर जो हो जाएगा व्लादिमीर जेलेंस्की। ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं साहब? ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। और रूस के साथ जो साहसी पूर्वक, मतलब एक छोटा सा देश लेकिन इतनी बड़ी शक्ति के साथ साहसपूर्ण जो इनका व्यवहार रहा है, जो साहसिकता के साथ ये लड़े हैं, इसके कारण जो है सो चेक गणराज्य का जो राष्ट्रपति था मिलोस ज़ेमैन, ये जो है सो साहब इनको सम्मानित किए हैं। चेक गणराज्य का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान जो था जॉन ऑफ कैनेडी से सम्मानित किया। जिस तरह से भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है, उसी प्रकार से चेक गणराज्य का जो है जॉन कैनेडी अवार्ड है, इसे जो है सो जेलेंस्की को दिया गया। और यूक्रेन की राजधानी कहाँ है साहब? तो यूक्रेन की राजधानी जो है कीव है, यूक्रेन की राजधानी जो है कीव है। जस्टिन ट्रूडो ये कौन है साहब? तो ये कनाडा के पीएम है, ये कनाडा के पीएम है। लोकप्रियता में साहब एक रिपोर्ट जारी किया गया जिसमें सबसे जो है सो लोकप्रिय नेता के रूप में किसे घोषित किया गया? पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता में पहले स्थान पर किसे घोषित किया गया है? तो वह है साहब नरेंद्र मोदी। सबसे अधिक लोकप्रिय नेताओं में जो पूरे दुनिया में आए हैं वो आए हैं नरेंद्र मोदी। जबकि दूसरा स्थान पर जो आया है वो आया है जस्टिन ट्रूडो। और ये कहाँ के प्रधानमंत्री हैं साहब? ये कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, ये कनाडा के प्रधानमंत्री हैं साहब। चलिए साहब, उसके बाद आंसर आपको देना है कि कनाडा की राजधानी कहाँ है? कनाडा की राजधानी कहाँ है, इसको आप कमेंट में लिखें। चलिए साहब, उसके बाद व्लादिमीर पुतिन ये साहब रूस के राष्ट्रपति हैं, ये साहब रूस के राष्ट्रपति हैं। और रूस की जो राजधानी है वो है साहब मॉस्को, रूस की राजधानी मॉस्को। चलिए साहब, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है और हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जो अक्टूबर का करंट अफेयर होगा सब्जेक्टिव। तो आप लोग प्रयास करें कि सारे करंट अफेयर को बारीकी से पढ़ें ताकि आप रिजल्ट में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि बिना करंट अफेयर का रिजल्ट आपका कभी भी नहीं होगा।
ये मान करके चलिए, क्योंकि करेंट अफेयर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको नौकरी दिलवा सकता है, नौकरी छीन भी सकता है। तो थैंक यू साहब, आप लोग प्रयास करना है कि ये सारे वीडियो को देख लें। और आज के सेशन में बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।